हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट पोलराइजिंग एंगल. पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होता है ये आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पोलराइजिंग एंगल की बात कर रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल, उसको हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं. जो पोलराइजिंग एंगल होता है हमारा, उसको हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं. ठीक है. और ब्रूस्टर लॉ जो लगता है वो भी इसी एंगल के लिए लगता है. ठीक है. ब्रूस्टर लॉ हमारा क्या कहता है कि जो हमारा अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज आ रही है तो tan IP, जहां पर IP जो है पोलराइजिंग एंगल है, दैट इज इक्वल्स टू 1μ2 के बराबर होता है. ठीक है. ये हमारा क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ होता है. और यहाँ पर जो IP एंगल है वो आपका पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल है. ये वो एंगल होता है जिस पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो एक नॉन मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्ट होने के लिए, ताकि मैक्सिमम प्लेन पोलराइजेशन हो. उसको हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल. ठीक है. वो एंगल जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, वो एंगल जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो इंसिडेंट होती है. इंसिडेंट किस पर, एक नॉन मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ताकि क्या हो सके, रिफ्लेक्ट रेडिएशन हो. फॉर रिफ्लेक्ट रेडिएशन टू मैक्सिमम प्लेन पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन में क्या होता है, देखो, जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है. ये इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी हो रहा है, इस तरह से भी हो रहा है. लेकिन जब हम उसको पोलराइज कर देते हैं तो ये एक डायरेक्शन में रहते हैं और दूसरे वाले जो होते हैं वो दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं. मतलब केवल एक प्लेन में कर देता है. मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को एक प्लेन अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये अनपोलराइज लाइट है, और ये आपकी पोलराइज लाइट है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन जो है वो केवल और केवल एक ही प्लेन में होते हैं. ठीक है. दूसरे प्लेन के जो वाइब्रेशन होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है. पोलराइजेशन अगर हम करवा देते हैं तो बाकी प्लेन की जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, केवल एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के बचते हैं. उसको हम कहते हैं पोलराइज लाइट. और पोलराइजेशन जो एंगल हो गया उसी को हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं. वो हमारा वो एंगल होता है जिस पर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट एक नॉन मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है फॉर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ताकि वो मैक्सिमम प्लेन पोलराइजेशन को एक्वायर कर सके. ठीक है. तो ब्रूस्टर लॉ हमने लिख दिया है. और एक हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम स्नेल लॉ भी यूज करते हैं. वो स्नेल लॉ क्या कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है आपके पास, साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पर ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्लेक्शन एंगल है, दैट इज इक्वल टू 1μ2 के बराबर होता है, जहां पर आई एंगल जो है पोलराइजेशन एंगल होता है. ठीक है. ये स्नेल लॉ हमें पता है. और ये हमारे पास जो ब्रूस्टर लॉ है उसको मैं tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ. तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इक्वल्स टू 1μ2. तो ये हो गया आपका स्नेल लॉ और ये आपका हो गया ब्रूस्टर लॉ. अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस कंडीशन का, तो देखो डायग्राम क्या बनेगा, ये मेरा एक नॉन मेटेलिक सरफेस हो गया, ये उसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. ये आपके पास पोलराइज लाइट आ रही होगी. अब ये पोलराइज लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा, आईपी, जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है. अब इसमें मेरे पास क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे. ठीक है. इस तरह से. ठीक है. इस तरह से ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है जो आईपी एंगल के साथ पोलराइजिंग एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ. ठीक है. अब क्या होगा, इस ये वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि m1 है और इसका हमने मान लिया m2 है. तो एक लाइट तो यहाँ हो जाएगी, एक रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये तो आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. जो रिफ्लेक्ट होगी उसमें एक प्लेन के वाइब्रेशंस होंगे और एक क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह से. ठीक है. ये आपकी लाइट जो है वो क्या है, रिफ्रैक्ट लाइट है. और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दे दूं C, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं O और इसको नाम दे दूं B. तो बेसिकली मुझे ये जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, वो मुझे निकालना है. COB एंगल जो है वो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है. ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो ये वाली जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, वो तो आपकी पोलराइज लाइट है.
तो अब देखो स्नेल लॉ मैंने लिख लिया है और मैंने ब्रूस्टर लॉ भी लिख लिया है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं, क्योंकि दोनों जो हैं वो म्यू 1 म्यू 2 के बराबर है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी होगा दैट इज इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन आर के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास जो कॉस आई पी हो जाएगा वो मेरा साइन आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन आई पी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और फिगर से मुझे पता चल रहा है कि जितना मेरा इंसिडेंस एंगल है उतना ही मेरा क्या है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है उसके बराबर है। आर डैश जो है यहाँ पर वो उसके बराबर है, मतलब आई पी जो है वो आर के बराबर है। ये मुझे डायग्राम से पता चल रहा है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के क्या है, बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अगर मैं ये चीज लिखूं कि इंसिडेंस एंगल जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर है, तो मैं कंडीशन इक्वेशन थर्ड जो मेरे पास हो जाएगी उसके बराबर हो जाएगी, वो मेरे पास हो जाएगी कॉस आईपी की जगह मैं आर डैश लिख दूं विच इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि आर जो एंगल होगा वो इसके साथ बना रहा होगा, रिफ्रेक्टेड जो बना रही होगी एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है। तो कॉस आर डैश जो है वो साइन आर के बराबर हो गया है। अब मैं कॉस को क्या लिख सकती हूँ, साइन के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 90 माइनस आर डैश लिख सकती हूँ इसको मैं, विच इज इक्वल्स टू साइन आर, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, वो मैंने लिख दिया है। अब दोनों तरफ साइन साइन हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस आर डैश इक्वल्स टू आर। तो आर प्लस आर डैश जो मेरा हो जाएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं फिगर से देखूं, देखो अगर मैं फिगर देखूं तो आर डैश प्लस ये वाला एंगल सी ओ बी और प्लस ये आर वाला एंगल, ये जो बन रहा है वो उन तीनों का सम, क्योंकि एक प्लेन पर बन रहा है तो इन तीनों का जो सम होता है, इस तरह से अगर ये एंगल को यहाँ पर बन रहा है वो 180 डिग्री का होता है इस तरह से, तो इन तीनों को जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आर डैश प्लस आर की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, तो इसको मैं 90 डिग्री लिख दूं प्लस सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास जो एंगल ऑफ सी ओ बी आ जाएगा वो 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। और यही जो एंगल सी ओ बी था वही हमें कैलकुलेट करना था, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे उनके बीच का एंगल सी ओ बी है वो हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना एंगल आया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।